हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप सर्च कीजिए। यहीं पर आपको फ्री पीडीएफ, फ्री क्विज, हमारे वीडियो कोर्सेज, हमारी ई बुक सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप एमजेटी ऐप जरूर इंस्टॉल करके रखिए। चलिए क्विकली रिवीजन करेंगे करंट अफेयर का, कल के करंट अफेयर का, जिससे आप रिवीजन करते चलो और चीजें भूलो ना। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने दोस्तों दुर्गावती टाइगर रिजर्व नाम के एक टाइगर रिजर्व को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है। और अभी एलआईसी बीमा कंपनी ने अभी धन वर्षा योजना शुरू की है। गुजरात में पीएम मोदी ने भारत पाक सीमा के पास दिशा एयरबेस की आधारशिला रखी है। इंटरपोल दिल्ली में आया हुआ था, दिल्ली में महासभा था और यहां पर इसने वैश्विक पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है। सारंग महोत्सव अभी कोरिया गणराज्य में मनाया गया। इसके अलावा ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। शिव नादर भारत के सबसे उदार व्यक्ति हैं। ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी पुस्तक लिखा है साहिल सेठ ने। और संजय मल्होत्रा ये भारत के नए राजस्व सचिव यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया और इसरो ने आदित्य L1 मिशन की घोषणा कर दी है। इसके प्रधान वैज्ञानिक भी नियुक्त कर दिए हैं। प्रधान वैज्ञानिक होंगे शंकर सुब्रमण्यम। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विक रिवीजन। अब बढ़ेंगे आज के करंट अफेयर की तरफ। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने परमाणु सक्षम किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो भारत की एजेंसी जो डिफेंस एजेंसी है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने अभी हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अग्नि प्राइम मिसाइल यहाँ पर डी ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलता परीक्षण किया है उड़ीसा से, जहां से ये किया करता है। और इसकी रेंज जो है ना 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच रहने वाली है। ये अग्नि क्लास की मिसाइल है और अग्नि रेंज की मिसाइल आप जानते हो वो सरफेस टू सरफेस होती है, यानी कि सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल होती है। और उसी में जो अग्नि 1 हुआ करती थी ना अपनी अग्नि 1, उसी का अपग्रेडेड वर्जन अग्नि प्राइम आया था। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जब इसका पहला परीक्षण हुआ था। तो अग्नि प्राइम मिसाइल का ही एक और परीक्षण किया गया। समय समय पर ना कुछ नई चीजें ऐड करके उसका परीक्षण, उसकी टेस्टिंग की जाती रहती है। तो अभी ये परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया। क्लियर है, डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ के बारे में 1 जनवरी 1958 को स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और समीर वी कामत ये इसके नए अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है क्योंकि नए अध्यक्ष बने हैं। आगे देखते हैं, वर्ष 2023 में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश में। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में किया जाएगा। और अभी नई दिल्ली में मसाल सौंपी गई खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा शिवराज सिंह चौहान जी को, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं, इनको होस्ट करने के लिए। एक प्रकार के ये फॉर्मेलिटी है और ये होता है। ठीक है, तो 5वां एडिशन जो है ये कब होगा? ये होगा जनवरी फरवरी 2023 में। 8 शहरों में मध्य प्रदेश के ये आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम की अगर बात करें तो ये वही वाला गेम है जो खेल मंत्रालय आयोजित कराता है युवाओं को खेल के प्रति अच्छा करने के लिए, तैयार करने के लिए, जिससे वो एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ जैसे गेम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो इसके लिए क्या होता है कि जो सिल्वर जीतता है और जो गोल्ड जीतता है, ऐसे 1000 युवाओं को सिलेक्ट किया जाता है और उनको 5-5 लाख रुपए 8 साल तक दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। ये क्राइटेरिया है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। फिलहाल 2018 से इसकी शुरुआत हुई। पहला संस्करण नई दिल्ली में हुआ था, दूसरा पुणे में, तीसरा गुवाहाटी, चौथा हरियाणा। इसका आयोजन खेल और युवा मंत्रालय कराता है। अभी मैंने आपको बताया था एक और चीज, क्या बताया था? राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम। राष्ट्रीय खेल, तो राष्ट्रीय खेल जो नेशनल गेम होता है इसको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा कराया जाता है। और अभी 36वां वाला जो राष्ट्रीय खेल है ये गुजरात में आयोजित हुआ है, अभी रिसेंटली आयोजित हुआ है, याद होगा आपको। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सर्विसेज की टीम ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हुए हैं, नंबर 1 पर रही है। चलिए, अब मध्य प्रदेश आया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। वैसे कल भी मैंने मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताया ही था।
और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं, मंगू भाई छगन भाई यहाँ के गवर्नर हैं। बाकी चीजें आप जानते ही हो। अभी दुर्गावती नेशनल पार्क, नया नेशनल पार्क का दर्जा मिला हुआ है। क्लियर। और ये जो कुनो नेशनल पार्क है इसका नाम याद रखेंगे क्योंकि चीते यहीं पर लाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दिवाली धमाका ऑफर के बारे में जान लो। कल लास्ट दिन है, ठीक है, आज सेकेंड लास्ट डे है, केवल 2 दिनों का मौका है। इसके बाद ना कोई मुझे त्योहार दिख रहा है, ना कोई ऑफर आने वाला है। तो अगर आप अभी कोई भी कोर्स नहीं लिए हो या फिर कोई ई बुक नहीं लिए हो, लेना चाहते हो, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। कूपन कोड में आपको यूज करना है दिवाली 50। कहाँ पर कूपन कोड लगाना है? MZT ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां से जाइएगा वीडियो कोर्स सेक्शन में, लॉगिन वगैरह करने के बाद वहां पर जाकर के आप वीडियो कोर्स कोई सा भी ले सकते हैं। बहुत सारे वीडियो कोर्सेज आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप SSC CGL का ले सकते हो बैच, जो कि बहुत ही खूबसूरत बैच है, डिजाइन किया गया है। GS स्पेशल बैच, इसमें GS प्लस करंट अफेयर आपका बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत कराया जाएगा और आपका इंश्योर किया जाएगा कि ये 25 में आप कम से कम 23 से 24 तो स्कोर करके ही आओ, ठीक है। और 499 में आप ये कोर्स है, लेकिन आपको ये नहीं पे करना है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो तो मात्र 249 में ये मिलेगा। तो केवल और केवल 2 दिन बचे हुए हैं दिवाली ऑफर को, इसका फायदा उठाइए। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, इशू है, जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे, हाल ही में जारी मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है दोस्तों 41वें स्थान पर। देखो, मर्सर की अभी CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आई, इसमें 44 देशों को लिया गया। इन 44 देशों में भारत 41वें स्थान पर है, यानी बहुत ही गिरी स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ 41वें स्थान पर है। आप देख पाओगे आर्टिकल है इसके रिगार्डिंग, 2022 में है। 2021 में अगर बात करें तब भी कुछ खास रैंक नहीं थी, तब 43 देशों के में हम लोग 40वें स्थान पर थे। इस बार 44 देशों में 41वें स्थान पर हैं, यानी पोजीशन वही है। जो एक नया देश जोड़ा गया होगा वो इसके ऊपर ही रहा। चलो, तो फिलहाल भारत तो इस स्थान पर रहा। बाकी देश, आइसलैंड टॉप पर रहा, नीदरलैंड सेकंड पर रहा, डेनमार्क थर्ड पर रहा। ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की बात हुई। चलो रिवीजन करते हैं फिर। अब लास्ट से शुरू करते हैं उस दिन की तरह, जैसा कि किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में हम लोग किस पे हैं? 180वें स्थान पर हैं। थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, हम लोग 150वें स्थान पर हैं। किस पर? मीडिया प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में है। इसके अलावा हम लोग 136वें स्थान पे हैं। किस पे? खुशहाली रैंकिंग में। ग्लोबल जेंडर गैप में हम लोग 135वें पर हैं। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग 132वें स्थान पर हैं। यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग 120वें स्थान पर हैं। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई थी जिसमें हम लोग 107वें पर आ गए हैं। इसके अलावा हम लोग 87वें स्थान पर हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, और अभी हम लोग 53वें स्थान से घट करके 46वें स्थान पर आ गए हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंडेक्स में, जो कि EIU के द्वारा जारी किया जाता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर है। इसके अलावा हम लोग अब देखो 41वें स्थान पर आ गए हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। क्लियर है, एक लाइक तो बनता है। आगे, हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में जगक्षय शाह को, जी हाँ जगक्षय शाह, ठीक है, अक्षय शाह नहीं, जगक्षय शाह को नियुक्त किया गया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये जारी किया गया है कि जगक्षय शाह जो होंगे ये चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के होंगे, नए चेयरमैन, ठीक है। ये हैं कौन? ये दोस्तों सेवी ग्रुप के फाउंडर एंड CEO हैं, प्रेसिडेंट भी है वर्तमान में। इसके अलावा क्रेडाई के ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनको अगले 3 सालों के लिए नियुक्त किया गया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष। ये वही है काउंसिल, ये वही परिषद है जो क्वालिटी वगैरह चेक किया करती है, ठीक है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष हैं जो कि आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करती है, यानी कि क्वालिटी वगैरह की चेकिंग करती है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ओके, आगे, हाल ही में किन 2 देशों की सेनाओं के बीच टाइगर ट्रम्प अभ्यास आयोजित किया गया? तो टाइगर ट्रम्प अभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इस बार भी भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। इस बार भी ये हुआ विशाखापत्तनम में। पिछली बार भी ये विशाखापत्तनम में ही हुआ था, पिछली बार पहला संस्करण था। तो विशाखापत्तनम में ही इस बार भी ये हुआ, इंडियन और US मिलिट्री के बीच में, ठीक है। 3 दिनों का ये ज्वाइंट ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंट एक्सरसाइज था। मतलब कि एक प्रकार से कि समझ लो कि जब आपदा वगैरह आती है ना, तो आपदा में कैसे बचा जाए, कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, मिल करके कैसे राहत वाला बचाव कार्य किया जाए, इसके लिए अभ्यास होता है।
विशाखापत्तनम में दोनों बार आयोजित किया गया, दूसरा ही इसका संस्करण था। भारत और अमेरिका आया है, इसके बीच में कौन कौन सा अभ्यास होता है? तो आपको याद होगा युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका करता है। इसके अलावा होता है वज्र प्रहार जो कि अभी हुआ था, कहां पर हुआ था? बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। इसके अलावा अभी अभ्यास 01 हुआ था, अभ्यास 01/2022, इस नाम से भी एक अभी नया अभ्यास हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। और भारत और अमेरिका मिलकर कहाँ कहाँ अभ्यास करते हैं? भारत और अमेरिका मिलकर के अभी एक और अभ्यास किए थे, मालाबार अभ्यास। मालाबार होता है तो इसमें तो हालांकि क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है, क्वाड में तो चारों देश आ जाते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, तो लेकिन अगर हम लोग भारत अमेरिका की बात कर रहे हैं तो ये भी अभ्यास ले ही लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में PMAYU अवार्ड यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये अवार्ड 2021 का जो दिया गया, इसमें सर्वोच्च राज्य कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों में, अवार्ड में उत्तर प्रदेश को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? ये केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री है ना, हरदीप सिंह पुरी जी, इनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। तो राज्यों की लिस्ट दी गई बाकायदे, और उसमें टॉप पर उत्तर प्रदेश रहा, सेकंड पर मध्य प्रदेश रहा, थर्ड पर रहा तमिलनाडु। ठीक है, ये तो बड़े राज्यों की बात हुई। मैं आपको कई बार बताया हूं, जब भी नेशनल रैंकिंग आती है तो उसमें कई प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है, खास करके 3 प्रकार से, जिसमें एक बड़े राज्यों की लिस्ट होती है, एक छोटे राज्यों की, और एक होती है केंद्र शासित प्रदेशों की। लेकिन कभी कभी बड़े राज्य और छोटे राज्य करके 2 ही कैटेगरी की जाती है। फिलहाल यहाँ पर क्या केस है? यहाँ पर राज्यों में एक अलग कैटेगरी और केंद्र शासित प्रदेशों की अलग कैटेगरी की गई। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर फर्स्ट पर रहा, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव दूसरे पर रहा। आपको पता होगा दादरा और नागर हवेली और दमन दीव एक हो गए हैं अब। ठीक है, तो ये दूसरे पर रहा, जम्मू कश्मीर फर्स्ट पर रहा, ये केंद्र शासित प्रदेशों में, और राज्यों में उत्तर प्रदेश रहा टॉप पर। आगे बढ़ते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सप्ताह का सबसे बुरा दिन कौन सा रहा? ये देखो, एक अजीब सा अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ये एक रिकॉर्ड सामने किया लोगों के सामने, कि सोमवार को उसने बताया कि ये सप्ताह का सबसे बुरा दिन है। और इन्होंने बताया ये सर्वे पर आधारित है कि सोमवार का दिन जो है ये हफ्ते का सबसे खराब दिन होता है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे। हालांकि इनकी बात को लेकर के सब मजाक भी उड़ा रहे हैं। इनका जो तर्क था इसके पीछे, इन्होंने बताया कि सोमवार का नंबर शनिवार और रविवार के बाद आता है, मतलब 2 छुट्टियों के बाद आता है। अब लोग 2 दिन में ना आलस महसूस करते हैं सोमवार को जाने में, जैसे तैसे करके काम निपटाना चाहते हैं, इसलिए सबसे बुरा दिन इन्होंने बताया। अब इसको लेकर के होने लगी बात ये कि चलो, अगर मान लो मंडे जो है सबसे खराब दिन है, इसका मतलब फ्राइडे तो सबसे अच्छा दिन होना चाहिए, क्योंकि आदमी को 2 दिन की छुट्टी मिल रही है। हाँ भाई, अगर आलस से ही देख रहे हैं तो आलस से देख रहे हैं मतलब कि आप केवल उन्हीं एम्प्लॉयज पर सर्वे किए जो आलसी टाइप के हैं, तभी तो वो 2 दिन के बाद जब काम पर जाना होता है तो आलस से महसूस करते हैं। इसका मतलब फ्राइडे उनके लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो ये करके इनको खूब इनका मजाक उड़ाया गया। और फिलहाल हमें तो लगता है ये बस अपने आप को सुर्खियों में बनाने के लिए कुछ भी लॉन्च कर दिए हैं। इनका सैंपल साइज आप देखोगे, मतलब ये लोग 1000-2000 पे ना, आजकल ये हो रहा है कि 1000-2000-3000 की सर्वे करते हैं और उसके बाद रैंकिंग जारी कर देते हैं। अभी आपने देखा जैसे भुखमरी सूचकांक इन्होंने जारी कर दिया, उसमें 107वें स्थान पर इंडिया को रखा। यहाँ पर मतलब इंडिया इतना बड़ा देश है, यहाँ पर 5000-10,000 के अगर सर्वे करो तो यूपी पेट का एग्जाम का आप कट ऑफ नहीं बता सकते हो, और ये लोग पूरा पूरा देश की रैंकिंग बता देते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंडिया जैसे इतने बड़े देश के लिए, जो कि मतलब 130 करोड़ की आबादी वाला देश है, उसमें आप 1000-2000, 4000, 5000 की सर्वे करके आप रैंकिंग कैसे जारी कर सकते हो? इसरो ने वर्ष 2023 के किस महीने में चंद्रयान 3 लॉन्च करने की घोषणा करी? तो इसरो ने घोषणा करी है कि जून 2023 में ये चंद्रयान 3 लॉन्च करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन के तहत सेम वही वाला मिशन होगा जो चंद्रयान 2 था अपना। ठीक है, चंद्रयान 2 मिशन क्या था, इस पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी हुई है, आप लोग सर्च कीजिएगा, मिलेगी। चंद्रयान 2 या मिशन चंद्रयान 2 MZT एजुकेशन लिखेंगे, मिलेगी। अब इसमें क्या होगा कि रोवर फिर से भेजा जाएगा। जो पिछली बार एक थोड़ा सा ना कमी रह गई थी कि मतलब विक्रम लैंडर जो है ना वो ठीक से लैंड नहीं कर पाया था, और इस वजह से प्रज्ञान रोवर निकल नहीं पाया था, दोनों क्रैश हो गए थे। लेकिन ऑर्बिटर अपना काम कर रहा था, चक्कर लगा रहा था। जो ऑर्बिटर चक्कर लगा रहा था तो उसने अभी रिसेंटली सोडियम की खोज करी हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये बताया था कि सोडियम, बताया इसने कि सोडियम की प्रचुर मात्रा है चांद पर। ठीक है,
तो चंद्रयान 3 जो है ये अगले साल जून में लॉन्च किया जा रहा है और इससे तो और ज़्यादा जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि पिछली बार वाली जो कमियां हैं वो इस बार ओवरकम करके की जाएंगी। फिलहाल गगनयान भी लॉन्च होने वाला है 2023 में ही, और 2024 के अंत तक मिशन गगनयान लॉन्च होगा और उसी के आसपास में आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च होगा। शुक्र मिशन भी मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च हो, लेकिन शुक्र मिशन मैंने आपको एक दिन बताया था कि फ्रांस के ऊपर टिका हुआ है। फ्रांस अगर सहयोग देता है तब तो ठीक है, नहीं दिया तो 2032 में लॉन्च होगा जा करके, क्योंकि उसके बाद दोबारा ऐसा मौका 7 साल के बाद आएगा जब पृथ्वी और शुक्र जो है ऐसी कंडीशन में होगी जब वहां पर जाया जा सकता है, मतलब सबसे सहज तरीके से जाया जा सकता है। तो अगर 2025 में या 2024 में काम ठिका गया तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर इंडिया को 7 साल का वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, ये सब डिपेंड है फ्रांस पर। फिलहाल यहाँ पर हम लोग इसरो की बात करेंगे। बेसिक चीजें तो आप जानते हो, रोज बताते हैं आपको कि 1969 में स्थापना हुई थी 15 अगस्त को, और एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। अपना तीसरा मिशन लॉन्च करेगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था 36 सैटेलाइट इसने लॉन्च किया है। ठीक है, लॉन्च करेगा बोला था मैंने, कल रात को 11:50 पर इसने लॉन्च भी कर दिया। ठीक है, लाइव वीडियो में देख भी रहा था। 36 सैटेलाइट वन वेब का लॉन्च किया इसने। ओके, आगे हाल ही में किस बैंक ने CII का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 जीता? तो इसको जीत लिया है कर्नाटका बैंक ने। CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसका डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 दिया गया और कर्नाटका बैंक इस बार भी जीत लिया है। ठीक है, किस लिए? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये जीता हुआ है ये अवार्ड। डिजिटल परिवर्तन में सबसे ज्यादा बेस्ट इसने सर्विस दी हुई है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा ये दिया जाता है और कर्नाटक बैंक एक बार फिर से ये अवार्ड जीत गया है। 1924 में स्थापना हुई थी, मंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, महाबलेश्वर MS इसके हैं CEO। अगला, हाल ही में कहां पर भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका उद्घाटन अब हो चुका है फाइनली मुंबई में। अगर आपको याद हो तो कुछ महीनों पहले मैंने आपको बताया था कि ये योजना महाराष्ट्र सरकार ला रही है और अब फाइनली ये लॉन्च कर दी गई है। अब इसके तहत होगा क्या? इसके तहत ना जो भी माइग्रेंट जो होंगे, जो माताएं होंगे, जो गर्भवती महिलाएं होंगी, ठीक है, उन सबको ट्रैक किया जा सकेगा और एक ही टाइम पर अगर कोई भी डाटा चाहिए तो तुरंत प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, कि प्रवासी गर्भवती महिलाएं कितनी हैं, स्तनपान कराने वाली माताएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, इन सब के बारे में तुरंत ही जानकारी मिल सकेगी, क्योंकि मॉनिटरिंग इसकी होती रहेगी। ठीक है, तो माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन ये किया गया मुंबई में, महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये विकसित किया गया है। क्लियर है? अब इससे क्या होगा फायदा कि लाभार्थी जो होंगे, मतलब गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, बच्चे, इनको तुरंत सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। फिलहाल ये तो थे हमारे आज के दिन की टॉप 10 क्वेश्चंस। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बात करेंगे क्वेश्चंस की। अच्छा, उससे पहले ऑफर अगर आप भूल गए हो तो ऑफर का फायदा उठाना मत भूलना, जाइए इसको फायदा उठाइए और इसको परचेज कीजिए। आगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। कल मैंने आपसे पूछा था हिमकैड योजना किसकी है, तो हिमाचल प्रदेश की है। मोबाइल इंटरनेट की स्पीड में नॉर्वे है। कुछ लोग इसमें भिड़ते हुए नजर आए थे कल कि नॉर्वे है कि चिली है, तो चिली को मैंने आपको बताया था ब्रॉडबैंड इंटरनेट में है। यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट पूछा गया था, नॉर्वे इसमें टॉप पर है। ठीक है, चलिए फिलहाल आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति के मुख्य सचिव कौन हैं। आगे हुरून की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है। पुरुषों के बारे में तो कल मैंने आपको बताया, महिलाओं के बारे में भी बताया। जो लोग वीडियो देखे होंगे डिटेल में उनको पता होगा। कमेंट करके बताओ महिला परोपकारी कौन है सबसे उदार। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज और PDF आपको मिलेगी MCT ऐप पर हर बार की तरह, वहां से जाके फ्री में डाउनलोड कीजिए और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।